मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो क्लास 10th के लिए क्या सभी देखा जाए तो छात्रों के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपका मॉडल पेपर आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख लो क्लास 10th का जो आपका विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, देख सकते हो यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है। इसका आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को पहले कवर करेंगे, फिर आपको सब्जेक्टिव का भी मैं कवर करा के दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, देखो विज्ञान का, जो कि यहाँ पे आया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो है वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी कि बताना कि किस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा चाहिए। तो देखो कोयले का जलना जो होता है एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, बेसिकली ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं डी नंबर का, तो डी नंबर से पहले सी नंबर देख लो, शोषण की प्रक्रिया। तो देखो एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया। तो शोषण जो होता है वो भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, परंतु जो डी नंबर का है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटित करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना की प्रक्रिया को करने के लिए आपको ऊपर से आपको हीट देना पड़ता है, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया है। अब आप लोग का एक सवाल है, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ त्वरित चूना का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने कई बार बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पहले कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl का गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त एक गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। यानी कि इस गैस को, HCl गैस को नमी वाले दिनों में एक इस प्रकार से ट्यूब से गुजारा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड इसमें होता है। ठीक है ना। तो इस गैस से, इस ट्यूब से क्यों गुजारा जाता है, ऐसा इसलिए कहता था कि जो गैस में नमी है उसको क्या कर ले, वो अवशोषित कर ले। ठीक है, HCl में जो नमी है उसको क्या कर ले, अवशोषित कर ले। सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जा सकता। तो देखो एक्चुअली मैं बात करूं तो देखो CH2 और 40U आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है। जाहिर सी बात है CH2 में अगर अंतर है, ठीक है ना, अगर हाइड्रोकार्बन में, तो वो बेसिकली समजातीय श्रेणी में आता है। तो देख सकते हो कि C मतलब हो गया आपके पास, देखा जाए तो इधर हो गया 12 और 2 हाइड्रोजन यानी कि और 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि 14U जो आपके पास आणविक द्रव्यमान का होगा। हर दो अलग अलग समजातीय श्रेणी के बीच में देखा जाए तो अंतर रहेगा, यानी कि ये बात तो सही है। ठीक है, उसी प्रकार से भौतिक गुण में देखा जाए तो क्रमिकता आती, जी बात है, ये भी सही है। और समान देखा कार्यात्मक समूह होता है, ये भी बात सही है। परंतु जो ए नंबर का ऑप्शन है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये गलत बात है, क्योंकि जितने भी समजातीय श्रेणी होते हैं उनके सभी के लगभग रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। तो यही कथन जो है वो गलत है। तो यानी कि ए नंबर का ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो 2 नंबर का ऑप्शन, इसको याद कर लो। द्विविस्थापन में आता है, अगर क्वेश्चन बना तो 99% जो होगा यही वाला इक्वेशन आपको देगा। तो यही आपके पास सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, और इसको रिएक्शन को संतुलित करना भी देख लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है कि जल का विद्युत अपघटन देखा जाए तो एक अपघटन अभिक्रिया। जी हाँ, बात सही है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखना कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है। कहीं अगर अपघटन अभिक्रिया दी जाए तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है, जल में विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अनुपात होगा। तो देखो फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, पर यहाँ पे पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, यानी कि पहले हाइड्रोजन का बता, तो हाइड्रोजन 2 होता है, यानी कि 2 हो गया, फिर बाद में ऑक्सीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा था, ऑक्सीजन बाद में, ऑक्सीजन का 1 होता है। तो देख लो जो बनता है मोलिक्यूल H2O का, वो बनता है जल का, वो H2O होता है। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 हो, यानी कि 2 अनुपात 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। और यही अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा तो आपका 1 अनुपात 2 हो जाता। तो फिलहाल इसका आंसर 2 अनुपात 1 हो जाएगा आपके पास, देखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस घोल को जो क्या करता है, नीला कर देता है। तो जो लाल को नीला कर दे वो बेसिकली क्षार होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा, यानी कि वापस जो नीला है, नीला जो बन गया वो आपका वो लाल हो जाएगा। तो नीला को लाल करने के लिए आपको उसमें अम्ल डालना पड़ेगा। तो यहाँ अम्ल कौन सा ऑप्शन है बताओ। तो बेकिंग पाउडर हो गया, चूना हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी देखा जाए तो बेसिकली आपके पास देखा जाए
तो आपके बेस की कैटेगरी में आते हैं। परंतु जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये बेसिकली अम्ल होता है, तो आपके पास यही 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का एक देखा जाए तो घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा क्या होता है, तो टार्टरिक एसिड, याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग तन्यता का गुण कहते हैं, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो याद रखना जो HCl होता है और जो CCl4, ये दोनों का दो आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इनको अगर आप लोग तोड़ोगे तो ये आयन में नहीं टूटेगा। आयन में टूटने के लिए एक देखा जाए तो जनरली एक धातु और एक अधातु होना जरूरी होता है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे के जो है वो एक धातु है, सोडियम एक धातु होता है, सॉरी के जो होता है वो पोटेशियम का होता है। तो पोटेशियम और क्लोरीन, देखो क्लोरीन एक धातु होता है, और जो यहाँ पे के है जो कि आपके पास क्या है, एक धातु है, पोटेशियम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि धातु है। तो ये के प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस टूट जाएगा, यानी कि एक आयनिक यौगिक है। HCl में देखो Hb देखा जाए तो ये जनरली बात करें तो ये अधातु होता है, और Cl भी जो होता है अधातु होता है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ये आपका एक आयनिक यौगिक देखा जाए तो नहीं होगा। और CCl4 ये भी आयनिक यौगिक नहीं होगा। परंतु अगर यदि NaCl का बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, क्योंकि Na यहाँ देखा जाए तो धातु है और Cl माइनस है, माइनस जो है ये धातु का होता है, यानी कि यही जो हो जाएगा आपके पास, ये भी जो है एक आयनिक यौगिक होगा। परंतु यहाँ देखा जाए तो इसका सही आंसर 2 और 3 कहाँ दिख रहा है, 2 और 3 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका बी नंबर ऑप्शन 9 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और जो CCl4 जो है, ये दोनों को दोनों आयनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH प्रकारात्मक समूह है, तो देखा जाए तो यहाँ पे OH मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल का लास्ट में ऑल लगता है, तो कहाँ पे ऑल आपको दिख रहा है, तो देख लो आपके पास बी नंबर में दिख रहा है ब्यूटेनॉल, तो आपके पास यही बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, इस यौगिक का नाम बताना, देख लो 3 को कार्बन है, तो 3 को कार्बन क्या होता है, मिथ इथ प्रोप, प्रोप होता है, तो कहीं भी प्रोप दिख रहा है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो गौर के साथ साथ यहाँ पे लास्ट में देखा है तो इसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह लगा है, यानी कि लास्ट में जो लगेगा वो नल लगेगा, और देखने में तो पता चल गया 3 कार्बन का, यानी कि प्रोप होगा और साथ साथ नल होगा, तो प्रोपेन नल हो जाएगा, क्योंकि देखो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो बहुत कोई बड़ा हाथ मार देता है, जो कि गलत होता है। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत का काम तो जनरली जल वगैरह अवशोष करने का होता है, अवशोषित करने का होता है, ठीक है, उस टाइम पे सब वेस्टेज ही होता है बड़ी आंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो देखा जाए फेफड़ों के आपके पास एल्वियोली में, तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मस्तिष्क के बारे में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखा जाए अगर मैं सत्य की बात करूं तो देखो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क होता है, जो कि गलत बात है, ठीक है। आप मस्तिष्क को सोचने वाला कौन सा भाग सोचने वाला जो होता है वो कौन सा भाग होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। सही आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया हुआ है आपको, श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। जी हाँ, ये बात सही है, यानी कि ये कथन सही है। देखा जाए तो 3 नंबर का लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। जी हाँ, ये भी बात सही, यानी कि ये भी जो आपके पास 2 और जो 3 वाला जो आपके पास दिया हुआ यहाँ पे, ये दोनों का दोनों करेक्ट है, और यही तो पूछा था। बाकी जो आपके पास देखा जाए 4 नंबर में क्या लिखा है कि सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, जो गलत बात है, सेरिबेलम ही करता है नियंत्रित। तो देखा जाए तो फाइनली कंक्लूजन ये पूछा कि जो 2 पहुंचा कि 2 और 3 वाला सही है, तो 2 और 3 कहाँ दिख रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, लिखा कि बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल मैंने जो मिलता जुलता नहीं, तो देख लो एड्रेनालाइन जो है, ठीक है ना, एड्रेनलिन जो है वो पीयूष ग्रंथि, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, क्योंकि देखो टेस्टोस्टेरोन ब्रीज से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है, थायरोक्सिन जो होता है वो देखा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, पर जो एड्रेनालिन होता है ये देखा जाए तो अधिविक ग्रंथि से स्रावित होता है, तो हमके यहाँ पे पीयूष ग्रंथि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, तो ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग हैं, तो परागकोश और अंडाशय, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अमीबा, स्पायरोगारा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि देखो यहाँ प्रजनन की बात चल रही है, तो देखो ये हो जाएगा वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। बात सही है, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे अमीबा, स्पायरोगारा, ईस्ट, ये तीनों देखा जाए तो भाई साहब एक को सीख के कोई डाउट नहीं है, परंतु बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जनन की बात चल रही है, तो ये तीनों का तीनों अलैंगिक जनन करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है।
मेरा एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आना तो नहीं लगेगा कि नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे उपार्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। यानी कि आपको एक ऐसा लक्षण के बारे में बताना है जो हम लोग अपने लाइफ में दैनिक जीवन में खुद से हम उसको अचीव कर सकते हैं, हमारे माता पिता से हमारे पास नहीं आता है। तो देखा जाए तो आंख का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, बालों की प्रकृति हो गई, ये सब जनरली देखा जाए तो जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। परंतु शरीर का आकार जो होता है इसको हम लोग जब मन जब चाहे वो बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है। सीनियर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। बी नंबर का ऑप्शन डार्विन दिख रहा है तो बी नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो यहाँ कथन की बात चले तो देखो देखा जाए तो देखो सबसे पहली सवाल समझो, उत्तल लेंस का देखो यहाँ पे -4D दिया हुआ है जो कि गलत बात है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब क्यों? क्योंकि उसका जो देखा जाए फोकस दूरी वो धनात्मक होता है, इसीलिए उसका क्षमता भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो गलत है भाई साहब। उसी प्रकार से अवतल लेंस का ऋणात्मक होता तो ये भी कट गया, बचा ऑप्शन नंबर ए या फिर बी करेक्ट होगा। तो देखो ए या डी करेक्ट होगा। डी में अगर बात करें तो देखा जाए तो ये बात सही है कि अगर -4 है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 0.25 सेंटीमीटर होगी। और उसी प्रकार से उत्तल लेंस का भी अगर डायोप्टर की अगर बात करें, 4 डायोप्टर दिया हुआ तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी आपके पास 0.25 ही होगी। ये सही बात है। परंतु आपको अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर सही आंसर का, तो मुझे 1 नंबर का लग रहा है, क्योंकि देख लो इसमें सभी पॉजिटिव होता है। तो देखा जाए तो ये फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा और ये डायोप्टर भी पॉजिटिव होगा। परंतु अवतल लेंस में देखो कि एक नेगेटिव दिया है, तो भाई साहब फोकस दूरी भी नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। परंतु इस बात से भी बाकी आपको क्या लगता है ये वाला आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, पर इसका मोर एक्यूरेट आंसर ए ही होगा, तो आपको ए ही मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का बनता है? तो चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे आपके पास अवतल लेंस हो, चाहे आपके पास अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी हो, वो चारों का चारों में देखा जाए तो अनंत पर अगर आपके पास प्रतिबिंब है तो उसका जो बिंब है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु के आकार का छोटा ही बनता है। तो डी नंबर ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा सभी। ठीक है, जो कि आपके पास लिखा है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके, ठीक है ऐसा, यानी पे कुछ लेंस की क्षमताएं दी हुई है, तो इसमें से कौन से लेंस की क्षमता का उपयोग करके आपका ये जो दोष है, क्या दोष है कि 2 मीटर से अधिक दूरी वाले वस्तु को साफ नहीं देख पाता, इसको हम लोग निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को देख नहीं पाता, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसको दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। तो जो उस व्यक्ति को दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है उसको देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और अवतल लेंस की अगर बात करें तो उसकी देखा जाए तो क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जहां जहां भी ऋणात्मक दिख रहा है वही सब कोई सही आंसर होगा। बाकी जो पॉजिटिव वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करना है, वहाँ पे तो भाई क्षमता उसका पॉजिटिव होता नहीं। तो या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। अब बताओ, जितना ज़्यादा आपका वैल्यू रहेगा वो उतना ज़्यादा प्रकाश को एकत्रित करेगा, यानी कि उसकी क्षमता जितना ज़्यादा होगी उसका अच्छा स्पष्ट होगा। ठीक है, और बाकी देखा है तो मैं परफेक्ट बात करूँ तो बी नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 0.5D। ठीक है, -0.5D ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में सम्मिलित किया जाता है? तो देखो सम्मिलित है तो देखा है तो अपवर्तन, विक्षेपण और फिर आंतरिक परावर्तन। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो देखो आपके पास यहाँ पे दिया है कि 1/5 इस प्रकार से 5 प्रतिरोध, यानी कि इनको आपको कैसे जोड़ना है कि कम से कम प्रतिरोध मिले। तो याद रखना, प्रतिरोध का 2 संयोजन होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम लोग देखा जाए तो पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में पैरेलल कनेक्शन इसको बोलते हैं। और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, जिसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो या तो सीरीज करते हैं या तो पार्श्व क्रम में करते हैं। तो पार्श्व क्रम में जब हम लोग संयोजित करते हैं प्रतिरोधों को तो उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, तो यानी कि इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबको पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। और समांतर क्रम में संयोजित करने का फॉर्मूला होता है, अगर मान लो कि 1/r अगर तुल्य प्रतिरोध है तो उसका, अगर मान लो 4 को प्रतिरोध है, चलो 5 को प्रतिरोध, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3 प्लस 1/r4 1/r5 प्लस प्लस में सबको लगा दो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या निकालना है, 5 प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो चलो 5 प्रतिरोध आपके पास, 5 प्रतिरोध को कैसे जोड़े कि न्यूनतम प्रतिरोध ये पूछा है। तो यानी कि आपके पास पहला प्रतिरोध को हम लोग कैसे रखेंगे, 1/1/5। पूछो क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/r का 1/r1, तो ये तो आपका 1 ऊपर वाला हो गया, नीचे में r1 होता है। r1 का वैल्यू क्या आपके पास 1/5, इसलिए r1 के जगह पे क्या लिखना है, 5 नहीं रखना है, 1/5
रखना है। बच्चा यहाँ क्या करता है 1/5 पुट करता है, जो कि गलत बात है। यहाँ आपको 1/5 पुट करना है, ठीक है, समझ में आया ना आपके पास। तो यहाँ पे 1/r तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/5 प्लस का 1/5 फिर प्लस का 1/5, इस प्रकार से 5 को आपको लेना है। तो कुल मिलाकर बात करो, देखो यहाँ पे 1/5 है, तो इस 1/5 को जो नीचे में इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 5/1 बन जाएगा, यानी कि 5 बन जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 को प्रतिरोध, यानी कि सभी 5 बन जाएगा और सबको जोड़ दो, तो 5 को प्रतिरोध है अगर 5 करके, तो सबको जोड़ोगे तो 25 ना होगा, यानी कि जो 1/r का वैल्यू आया वो कितना है आपके पास 25 आया। पर हमें 1/r नहीं निकालना है, r निकालना है, तो इसको पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, यानी कि जो r का वैल्यू निकल गया वो 1/25 ओम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। देखो प्रतिरोधकता क्या होता है, बेसिकली तार की प्रकृति ही होता है एक प्रकार की, यूँ समझ लो, ठीक है। तो पदार्थ बदलने पर ये बदल जाएगी, बात सही है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि क्या चीज़ बदले जो कि नहीं बदलेगी प्रतिरोधकता। तो पदार्थ बदल देंगे तो प्रतिरोधकता जरूर बदल जाएगी, ठीक है। तापमान बदल दिया जाए तो हाँ, इसमें भी प्रतिरोधकता बदलता है। अच्छा, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, हाँ, इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर प्रतिरोधक का आकार आप लोग थोड़ा सा मान लो कि 4 mm का ले लो, 10 mm का ले लो, 15 mm का ले लो, उससे कोई मतलब नहीं रखता। बस आपको प्रतिरोधकता जो है, फिर बोलो कि जिसका भी प्रतिरोधकता है उसको आपको सेम लेना पड़ेगा। यानी मान लो सोना है तो सबको सोना ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सोना चांदी लोगे। वही तो बोल रहा है, प्रकृति बदलोगे, पदार्थ बदलोगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली प्रतिरोधक का साइज हम लोग बड़ा घटा सकते हैं, उससे प्रतिरोधकता को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत कथन चुने, तो देखो इसका मैं डायरेक्ट गलत कथन बता दूं तो इसका देखा जाए तो डी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा कि घरेलू उपकरणों में शॉर्ट सर्किट या देखो ओवरलोड से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है तो फ्यूज का उपयोग करना, ठीक है। इससे शॉर्ट सर्किट वगैरह से बढ़ जाता है। अगर ओवरलोड हो गया तो फ्यूज होके घर का लाइन चला जाता है, जिससे हमारा जो अप्लायंस है वो देखा जाए तो वो बच जाता है। या फिर अचानक से हाई वोल्टेज आ गया तो वो फ्यूज उड़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारे घर के जो भी अप्लायंस होते हैं, जैसे बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर होता है, वो सब उड़ने जलने से बच जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे, अच्छा ये प्रश्न किया ना, हाँ चले, लिखा है कि यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र में देखा जाए तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो देखो जो संग्रहित जल होता है, जो इकट्ठा जो वहाँ पे जल होता है, उसका स्थितिज ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रखना, जल विद्युत संयंत्र में बहुत बच्चे क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये सोचते हैं, जो कि गलत बात है। एक्चुअली में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि पानी क्या होता है वो इकट्ठा होता है, इसलिए वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण बनाता है, ठीक है, करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। आपके पास बी नंबर ऑप्शन आपके पास देखा जाए तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है तो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ख नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया। अब हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, टेंशन लेना, मैं आपको सब कुछ करा के दूंगा। अगर वीडियो पसंद तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ले ही रहे, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भिड़ा है, जो मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर सारा क्वेश्चन कर लोगे तो आपका एग्जाम में कैसा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।